नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज जो कि आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। और एफएम गोल्ड चैनल पर ये वक्त है आपके पसंदीदा यानी आपके फेवरेट प्रोग्राम अभ्यास का। अभ्यास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए एक दिशा निर्देश, एक थोड़ी सी सहायता जो हम उनको देने की कोशिश करते हैं। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है वेदर चेंजेस एंड विंटर। तो हम सभी अभी इस वक्त विंटर को फेस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इससे रिलेटेड जानकारियां सभी को कितना हेल्प करने वाली है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारे स्टूडियो में है महानिदेशक आईएमडी यानी इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमारे आज के मेहमान हैं डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतने प्रेशियस टाइम को निकाला हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशनसीबी है। और इस कार्यक्रम को जनरली इसका जो आगाज करते हैं हम एक्सप्लेनर सेगमेंट से करते हैं। तो आइए पहले सुन लेते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट, उसके बाद आपसे रूबरू होंगे। बदलते मौसम के मिजाज और सर्दी। मौसम के पैटर्न से पता चलता है कि किसी खास पल में और किसी खास जगह पर क्या हो रहा है। मौसम मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे और दिन ब दिन बदल सकता है। दूसरी ओर जलवायु समय के साथ औसत मौसम है, आमतौर पर 30 साल या उससे अधिक। और अंतरिक्ष मौसम के पैटर्न का वर्णन करने वाले 5 मुख्य घटक तापमान, वायुमंडलीय दबाव, हवा, आर्द्रता, वर्षण और बादल हैं। साथ में ये घटक किसी भी समय मौसम को परिभाषित करते हैं। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में मौसम का दीर्घकालिक पैटर्न है। 3-12 पृथ्वी विज्ञान, भूगोल, मौसम विज्ञान और भौतिक भूगोल। सर्दियों के दौरान मौसम का मिजाज ठंडा होता है और तापमान आमतौर पर पूरे साल सबसे कम होता है। मौसम के इस मिजाज का मतलब है कि कम तापमान के कारण बर्फ आ सकती है। मौसम विज्ञानी मौसम के पैटर्न को दोहराते मौसम का उल्लेख करते हैं। मौसम का दोहराए जाने वाले पैटर्न में बंद होना आम बात है। दिन पर दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, फिर अचानक एक दिन मौसम बदल जाता है। उदाहरण के लिए 2 सप्ताह के लिए शुष्क मौसम 1 सप्ताह के लिए बरसात का मौसम बन जाता है। जब ऐसा होता है तो इसे मौसम के पैटर्न में बदलाव कहा जाता है। कुछ सामान्य मौसम पैटर्न में गर्म और शुष्क मौसम, गीला और बरसात का मौसम और ठंडा मौसम शामिल है। यदि मौसम का मिजाज बहुत लंबे समय तक चलता है तो वे गर्मी की लहरों, बाढ़ और बर्फानी तूफान जैसी आपात स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। हालांकि कई कारक मौसम को प्रभावित करने के लिए गठबंधन करते हैं। 4 मुख्य हैं। सौर विकिरीकरण, जिसकी मात्रा पृथ्वी के झुकाव, सूर्य से कक्षीय दूरी और अक्षांश तापमान, वायु दाब और पानी की प्रचुरता के साथ बदलती है। ये था एक्सप्लेनर सेगमेंट जिसे पेश किया सरिता भाटिया ने और विषय था चेंजिंग वेदर पैटर्न एंड विंटर। सर, ये कार्यक्रम विधिवत शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी। आईएमडी का फाउंडेशन डे है कल, तो इस बधाई के साथ साथ मेरे मन में थोड़ी जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि एक्सप्लेनर सेगमेंट का टॉपिक ही था वेदर पैटर्न्स। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि वेदर पैटर्न मेजरमेंट टेक्निक क्या है। भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी को 148th फाउंडेशन डे मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को भी बधाई देता हूं। भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले 148 ईयर्स में इसका जो प्रमुख भूमिका है, जैसे कि वेदर और क्लाइमेट का मॉनिटरिंग करना और इसका पूर्वानुमान देना, जिसको लेकर देश का सामाजिक और आर्थिक प्रगति हो सके और जो डिजास्टर से जानमाल का नुकसान हो रहा है इसको हम कम कर सकें। ये आप सभी को पता होगा कि रिसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट के साथ अर्ली वार्निंग पे हम लोग बहुत सारे आपदा जैसे साइक्लोन, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स वगैरह में जो सब ह्यूमन लॉस हो रहा था इसको हम मिनिमाइज किए हैं। और जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर है, वाटर सेक्टर है, इस सभी में भी इसके योगदान की वजह से हमारा सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुआ है। कैसे हुआ ये सभी को हम देखते हैं। इसका पीछे बहुत सारे स्टेप्स लिया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वेदर साइंस एक ऐसे एक साइंस है जो एक नॉन लीनियर साइंस होता है। और जो नॉन लीनियर साइंस में जब आप कोई पूर्वानुमान करना चाहते हैं
इस प्रमुख रिक्वायरमेंट यही होता है कि इनिशियल स्टेटस क्या है अभी एटमॉस्फेयर का, ओशन का, अर्थ का। ये इनिशियल स्टेटस को हम अच्छी तरीके से निरूपण कर सकें तो हम इसका पूर्वानुमान भी कर सकेंगे। इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसलिए दुनिया भर में ये कोशिश रहता है कि कैसे हम लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस लिया जाए। इस दौरान भारत मौसम विज्ञान विभाग जितना ही लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करता है, जैसे सैटेलाइट्स हो, रडार्स हो, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस हो, कि ऑटोमेटेड रेन गेजेस हो, कि विंड प्रोफाइलर हो। बहुत सारे ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी जो दुनिया में आए हैं वो सभी को लेकर ऑब्जर्वेशंस लिया जाता है। आप जानकर खुश होंगे कि ऑलमोस्ट एवरी 30 to 50 किलोमीटर्स में हमारा ऑब्जर्वेशंस इंडिया के अंदर है। सिर्फ इतना नहीं, हिमालयन रीजन में भी हम लोग ऑब्जर्वेशंस बढ़ा रहे हैं, और जो हमारा जो डाटा स्पर्श रीजन जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन है, वहाँ भी हम लोग मीटरोलॉजिकल बुईज और शिप्स और आइलैंड स्टेशंस के जरिए भी ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। ये जो ऑब्जर्वेशंस पे इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे कि अभी हमारे पास 37 डॉपलर रडार्स है, जबकि 2013 की बात करें तो ओनली 15 डॉपलर रडार था। हमारे पास 2 सैटेलाइट्स है, इनसैट 3D और इनसैट 3DR और ओशन सैट पे आए हैं। हमारे पास मोर देन 1000 ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस है। लगभग 5500 ऑटोमेटेड रेनगेज स्टेशंस यूज होता है रेनफॉल मॉनिटरिंग करने के लिए। सो अपर एयर ऑब्जर्वेशन के लिए हम GPS बेस्ड रेडियो सन विंड्स यूज़ करते हैं। सो ये सभी ऑब्जर्वेशंस को ना सिर्फ हम डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मगर ये सब ऑब्जर्वेशन जब हमारा जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स है इसको इस्तेमाल करते हुए हम पूर्वानुमान देते हैं ऑन डिफरेंट स्पेशियल स्केल्स और टेम्परल स्केल। जैसे कि हम वेरी शॉर्ट रेंज फोरकास्ट देते हैं, फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है, और इसको नाउकास्ट बोलते हैं। इसके बाद फ्यू डेज जैसे 3 to 7 डेज के अंदर क्या होने वाला है, फिर 2 वीक्स में क्या होने वाला है, और 1 महीना 1 सीजन में क्या होने वाला है। इसके लिए डिफरेंट तरीका का मॉडल्स इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स साइंसेस का जैसे ऑर्गेनाइजेशन से इसको रन करते हैं, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए इसको लेकर हम सेक्टर स्पेसिफिक, यूजर स्पेसिफिक पूर्वानुमान जारी करते हैं। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। वो सवाल हमारे श्रोता ने किसी ने भेजा है, और वो सवाल है, मेरा नाम सपना है, मैं ख्याला दिल्ली से बोल रही हूँ। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में क्या अंतर है? जैसे जलवायु की बात करें, जलवायु हर टाइम परिवर्तन होता है। जैसे पहले भी जलवायु परिवर्तन हो रहा था, अभी भी हो रहा है, और फ्यूचर में जलवायु परिवर्तन होगा। मैं और एक बात बता रखूँ कि जलवायु और मौसम का आप कंपेयर करेंगे, जलवायु परिवर्तन धीरे परिवर्तन है, मतलब स्लो चेंजेस होता है, और मौसम जो होता है रैपिड चेंज होता है। आज सुबह का मौसम जो है शाम को नहीं होता है। अच्छा। मगर जलवायु को इसको हम बोलते हैं जब हम एक एवरेज पिक्चर लेते हैं, जैसे 30 साल की मौसम का डाटा को लेकर आप एवरेजिंग करेंगे, इसको हम वो जगह का क्लाइमेट या जलवायु बताते हैं। जलवायु परिवर्तन का जो नेचुरल प्रोसेस है वो होता है सूर्य, पृथ्वी, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन लॉन्ग रेंज में नेचुरल प्रोसेस में जो होता है, इसको पहले मिलानकोविक एक साइंटिस्ट थे, उसको एनालिसिस किए थे, मिलानकोविक थ्योरी इसको बोला जाता है। ये 3 प्रोसेस पर डिपेंड करता है। एक है कि जो सोलर एनर्जी जो आ रहे हैं, दूसरा होता है कि अर्थ मोशन। हम सभी जानते हैं कि अर्थ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है, मगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट सभी टाइम एलिप्टिकल नहीं रहता है, कभी सर्कुलर से एलिप्टिकल, एलिप्टिकल सर्कुलर से चेंज होता है। सिमिलरली जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है अर्थ का फ्रॉम इट्स एक्सिस, वो लगभग जैसे हम 23.5 डिग्री बोलते हैं, मगर इसका भी परिवर्तन होता है, ये फिक्स नहीं होता है। थर्ड होता है कि प्रिसिशनल मोशन, जब अर्थ रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन, इसका भी प्रिसिशन होता है, जैसे एक टॉप रोटेट करता है। सो ये तीनों का डिफरेंट लाइफ साइकिल होता है, जैसे 100,000 ईयर्स, 40,000 ईयर्स और 20,000 ईयर्स। सो ऐसे भी परिवर्तन जो होता है जलवायु में, इसको हम बोलते हैं कि ग्लाशियल पीरियड आता है, फिर इंटरग्लाशियल पीरियड आता है, फिर कोल्ड पीरियड आता है, फिर वार्म पीरियड आता है। मगर रिसेंट ईयर्स में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि 1850 के बाद जैसे इंडस्ट्री बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोसेस ऐसे आ गए जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे गैस आ गए जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो सभी गैस को ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाते हैं, क्योंकि जैसे ग्लास हाउस हम रखते हैं एक पौधा को लाइव रखने के लिए, आर्टिफिशियल टेम्परेचर राइज करते हैं, सिमिलरली जैसे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का होता है, इसका राइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड से, बहुत सारे ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस है। मेजर ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। अभी ये दिखा गया कि आफ्टर दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना सारे बढ़ गया ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन, जैसे कि हमारा पूरी अर्थ का टेम्परेचर लगभग
1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। हाँ। और भारत की बात करें, भारत में भी टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर हम देखें भारत का, इसमें भी लगभग 0.64 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुआ है। सो इसको हम दुनिया भर में बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि राइज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर मैक्सिमम में होता है, मिनिमम में होता है और एवरेज टेम्परेचर में होता है। जो क्लाइमेट चेंज होता है इज ए नेचुरल प्रोसेस। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इट इज एनहांस्ड क्लाइमेट चेंज, ये आर्टिफिशियल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सिर्फ टेम्परेचर में नहीं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को बात करें तो सिर्फ टेम्परेचर हो गया, और क्लाइमेट चेंज हम बोलते हैं ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट का वेरियस पैरामीटर्स में परिवर्तन हो रहा है, जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, जैसे आइस अमाउंट, हिमालयन स्नो कवर, कि जो समुद्र का सी सरफेस टेम्परेचर, समुद्र का एनर्जी, कि बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे, बायोस्फीयर लीजिए कि लिथोस्फीयर लीजिए कि एटमॉस्फेयर लीजिए कि क्रायोस्फीयर लीजिए, सभी जगह में ये क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिलता है। जी, अब अगला सवाल कुछ इससे जुड़ा हुआ ही है। मैं कामिनी बोल रही हूँ कांगड़ा से, और मेरा सवाल ये है, अगर जलवायु गर्म हो रही है तो मेरे शहर में रिकॉर्ड तो ठंड और बर्फबारी क्यों हुई है? हम लोग अभी जो आंकड़ा लिए हैं, आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये फैक्ट सही है कि एवरेज टेम्परेचर राइज हो रहा है, लैंड सरफेस टेम्परेचर, और इंडिया में भी लैंड सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है। और राइज होने की वजह से अब डिफरेंट सीजन में भी डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चारों सीजन है इंडिया में, जैसे प्री मानसून सीजन, मानसून सीजन, पोस्ट मानसून सीजन, विंटर सीजन। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है विंटर सीजन में, यानी जनवरी फरवरी मंथ में, और इसके बाद पोस्ट मानसून सीजन यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में। मगर इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जो कोल्ड वेव कंडीशंस हम विंटर सीजन में देख रहे थे, इसका कोल्ड वेव आउट नहीं होगा। यस, जरूर कोल्ड वेव फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑन द लॉन्ग टर्म डिक्रीज हो रहा है, मगर जो वेरिएबिलिटी है, ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है टेम्परेचर, इवन इफ ये राइज हो रहा है मगर ईयर टू ईयर वेरिएशन भी राइज हो रहा है। ये वेरिएबिलिटी राइज होने की वजह से ऐसे भी कोई ईयर हो सकता है, कि सीजन हो सकता है, कि मंथ हो सकता है, जब हमारे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड वेव ज़्यादा हो सकता है। सो इसलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, इवन इफ टेम्परेचर इज राइजिंग, हमारे पास भी कोल्ड वेव कंडीशन, सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन दिखाई दे सकता है। इसलिए जो विंटर सीजन में जो बर्फबारी होता है, जैसे कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन में स्पेशली और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में बर्फबारी होता है, वो बर्फबारी का जो क्वांटिटी है इसका परिवर्तन हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ऐसा नहीं कि बर्फबारी नहीं होगा, बर्फबारी होगा, वेरिएबिलिटी होता है। जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अप्रोच करता है, इसके साथ बर्फबारी होता है। जैसे अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का हम पूर्वानुमान किए हैं। जी जी हाँ, सभी बात कर रहे हैं इसके बारे में। और अगला सवाल है, मैं अरुण कुमार चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या वैज्ञानिक सहमति है कि लोग आज के जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहे हैं? एक सैद्धांतिक सहमति है वैज्ञानिकों के अंदर कि अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, यानी जो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेस जो हम रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, ये इसका कारण है। तो हम लोग जानते हुए, कभी कभी नहीं जानते हुए, हम ऐसे कुछ पदक्षेप ले लेते हैं जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन। इसमें दो मुद्दा होता है, एक होता है कि सोर्स, दूसरा होता है सिंक। हमको ये देखना है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो सोर्स है इसको हम मिनिमाइज करना चाहिए। वो ग्रीन हाउस गैसेस सोर्सेस बढ़ रहा है क्योंकि हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, हमारा लिविंग प्रैक्टिस भी चेंज हो रहा है। और सिंक जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्व कर लेता है, जो कि बैलेंस मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर में। वो सिंक, एक मुद्दा सबसे बड़ा सिंक होता है कि फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है। जब हम फॉरेस्ट को डेटरेट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है जी। दूसरा एक एब्जॉर्प्शन है हमारे पास, इंडिया के पास, जो है कि वाटर बॉडीज। वो है कि हम लोग के पास ईस्ट, वेस्ट और साउथ में समुद्र है। मगर जब समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, समुद्र का जो पानी है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इसमें जो हमारा बायोटिक लाइफ है, जो एक्वाटिक लाइफ है, वो सिस्टम प्रभावित होता है ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाने से वाटर में। इसलिए ये शुभदायक नहीं है। सो देयरफॉर ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम ओशन के ही टारगेट रखें, इसमें ही हमारा सब सिंक बन जाए, मगर फॉरेस्ट कवर बनाया जाए, फॉरेस्ट को रिफॉरेस्टेशन किया जाए,
जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन बढ़े। तो ये थे कारण। लेकिन डॉक्टर महापात्रा, आप यहाँ पर हमारे साथ इतनी सारी इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं, आपके पास जिम्मेदारियां भी बहुत है, तो कभी रिलैक्स करने का दिल करता है तो क्या आप कुछ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं? ज़रूर, मैं जब रात को ऑफिस से लौटे हुए घर जाता हूँ जी। तब मैं कुछ एंटरटेनमेंट जैसे हाँ। कुछ सॉन्ग या कुछ ड्रामा या कुछ सुनते हैं, एपिसोड्स देखते रहते हैं, तो सुनते फिर रहते हम हैं। जरूर चाहेंगे कि इस वक्त आप अपनी पसंद का एक गाना हमारे श्रोताओं को बताएं और सुनवाएं। मुझे सबसे अच्छा लगता है लता मंगेशकर। इस तरीके से परीक्षार्थी अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन्हें रिलैक्सेशन के लिए म्यूजिक की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमें ऐसा लगा कि इस प्रोग्राम में, जो कि बहुत ही गंभीर तासीर का है, उसमें एक प्यारा सा गाना आपको रिलैक्सेशन देगा। तो कुछ सवाल हमारे पास और है, और हमारे साथ हैं IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। हमारे लिसनर्स इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें और क्या इस कार्यक्रम में तब्दीली चाहिए, इसके लिए मैं उनको एक रिमाइंडर दे दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर उनको बता देते हैं हम 9289094044 पर आप हमें अपने सुझाव समय समय पर ज़रूर दें, और हमारे जब फैकल्टी आते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं, तो वो आपको आपके पूछे गए सवालों की जानकारी भी देते हैं। अब जो अगला सवाल है हमारे पास वो है, मैं तारा दिल्ली से। मेरा प्रश्न ये है कि औसत वैश्विक तापमान में 1 या 2 डिग्री परिवर्तन के बारे में चिंता क्यों करें? वैश्विक तापमान जब 1 डिग्री या 2 डिग्री राइज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी जगह में 1 डिग्री या 2 डिग्री राइज होता है। और जो डे टू डे बातें करते हैं तब भी ये ज़रूरत नहीं कि 1 डिग्री 2 डिग्री राइज होता है। ये दिखा गया एनालिसिस पे, जब टेम्परेचर 1 डिग्री या 2 डिग्री राइज हो जाता है तब आपका जो एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम हीट कंडीशन, जैसे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कुछ इलाके में, वो कभी कभी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस राइज हो सकता है, क्योंकि ये अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आप देखेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस है, मगर प्लेस वाइज आप देखेंगे तो दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री समर सीजन पे। सो सिमिलरली आप हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे तो वो विंटर में टेम्परेचर सब जीरो हो जाता है। सो ये जो एवरेज टेम्परेचर, ये एनुअल एवरेज टेम्परेचर है, जिसमें दिखा गया कि वो लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है। और एनालिसिस में पता चला कि ये जो टेम्परेचर राइज होता है, इसके प्रभाव में बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बढ़ जाता है। पहले देखा गया कि जो हीट वेव होता है,
हीट वेव यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाती है, ऐसी कंडीशन जो कि ह्यूमन बींग के लिए फेटल हो जाता है, लाइफ स्टॉक्स के लिए भी फेटल हो जाता है, हमारा एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है। ये सभी में देखा गया, जैसे हम देखे लास्ट ईयर मार्च में जो हीट वेव कंडीशन आया था, मार्च अप्रैल में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कैसे व्हीट प्रभावित हो गया था, और हमारा वाटर सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभावित होता है, कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो प्रभावित हो जाता है हीट वेव में। सो ये हीट वेव का फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी बढ़ रहा है इंडिया में, और यूजुअली हीट कोर जोन है जो वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया। और अभी देखा गया डाटा लेकर 1970 से कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर में भी अभी हीट वेव कंडीशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी हीट वेव ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। और दूसरा इसका देखा गया कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके प्रभाव में सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने के बाद वाटर एक्सपांड कर रहा है और सी लेवल राइज हो रहा है। और सी लेवल राइज को आप इस तरह का देखें, आपको शायद दिन भर दिन में आप सी लेवल राइज आपको पता नहीं चलेगा, मगर जब कोई साइक्लोन आ रहा है, इस सी लेवल राइज की वजह से जब टाइडल वेव आएगा और साइक्लोन का टाइडल वेव दोनों मिलकर ये ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है। और ये दिखा गया है कि जो साइक्लोन में टाइडल वेव आता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाता है तो 10 to 15% ज़्यादा टाइडल वेव आ सकता है, हाइट बढ़ सकता है। सिमिलरली आपका जो ग्लाशियर्स है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका ग्लाशियर्स मेल्टिंग हो रहा है, रिट्रीटिंग ऑफ ग्लाशियर्स हो रहा है। से होगा तो जो हमारा ग्लाशियर्स है, हिमालयन ग्लाशियर्स लड़ लीजिए, ये जो हमारा सोर्स होता है फ्रेश वाटर का, तो इसका कंटेंट कम होता रहेगा, तो इसकी वजह से हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इंडस्ट्री वगैरह प्रभावित होगा। और फिर इसके साथ साथ जो वाटर साइकिल होता है, चेंजिंग वाटर साइकिल अब दिखाई दे रहा है। हमको तो पता था कि बस वाटर इवापोरेशन होता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड से बारिश होता है, फिर ये होता है। मगर अभी जब आपका ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, वाटर वेपर कंसनट्रेशन भी चेंज हो रहा है, सो हम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाटर साइकिल इसको भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका बहुत सारे कुप्रभाव देखने को मिल सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग अभी बढ़ रहा है। जैसे हमको पता है कि साइक्लोन के वजह से जो डेथ हो रहा था, अभी हम लोग इसको मिनिमाइज कर दिया, ओनली सिंगल डिजिट, डबल डिजिट डेथ हो रहा है। और लाइटनिंग वजह से हर साल भारत में लगभग 2500 लोगों का डेथ हो रहा है। लाइटनिंग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रहा है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो इसी तरह का आप देखेंगे बहुत सारे सीवियर वेदर इवेंट, थंडरस्टॉर्म्स, स्क्वाल्स, हेलस्टॉर्म्स, लाइटनिंग, साइक्लोन्स, इसका सब इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। साइक्लोन इंटेंसिटी स्पेशली अरेबियन सी में इंक्रीज हो रहा है। बे ऑफ बंगाल में जो एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, उसका फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है, मगर साइक्लोन धीरे चल रहा है, जिस पर दैट मीन्स इसका जो इम्पैक्ट हो रहा था कोस्टल बेल्ट में, वो इम्पैक्ट भी ज़्यादा होने का संभावना है। जी, और अब अगला सवाल। मैं प्रिया गाजियाबाद यूपी से, और मैं एक्सपर्ट से जानना चाहती हूँ कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे अधिक जोखिम किसे है? लोग जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कैसे कम कर सकते हैं? जैसे अभी इंटरनेशनल स्टडी से पता चला, हमारा इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क वगैरह है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और रिसेंट में COP27 जो बनाया गया, इसमें पता चलता है कि जो पुअर कंट्रीज होते हैं, ये लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होता है, वो सभी वर्स्ट सफरर होते हैं, क्योंकि जो सोर्स है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ वो पुअर कंट्रीज नहीं है, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादातर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारा ग्रीन हाउस गैस को, जो एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर कोई बाउंड्री नहीं है, एटमॉस्फेयर इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इसलिए आप कोई कोने में कोई ग्रीन हाउस गैस डेवलप किया तो वो एंटायर एटमॉस्फेयर को प्रभावित करता है, और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कोई भी पुअर कंट्री में हो सकता है। इसलिए पुअर कंट्रीज आर वर्स्ट सफरर्स, पुअर पीपल आर वर्स्ट सफरर विद इन ए कंट्री। और इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जो स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे फिशरमैन की, फार्मर्स, अब फार्मर्स की बात करें, ये जो हमारा जो अभी प्रोजेक्शन है, जो टेम्परेचर से राइज हो रहा है, इसकी वजह से देखा जाता है कि आपका क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेडी का, तो क्रॉप यील्ड रिड्यूस होगा तो फार्मर्स डायरेक्टली हिट होंगे। सिमिलरली आप जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको पता होगा कि जो मछलियाँ हैं वो सभी कोल्ड वाटर में रहना चाहते हैं, और जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो फिश कैच नियर द कोस्ट कम हो जाएगा, और डीप ओशन में फिश कैच बढ़ेगा, और धीरे धीरे उनका कैच भी कम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एक्वाटिक लाइफ प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वाटर ज़्यादा एसिडिक हो रहा है बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जैसे पुअर सेक्टर से, जैसे फार्मर्स एंड फिशरमैन। सिमिलरली आप पकड़ लीजिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो हमारे ट्रक्स है, बस है, जो यात्रा कर रहे हैं, उनके टेम्परेचर जो राइज होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव ज़्यादा हो जाती है, वो सभी ज़्यादा एक्सपोज होते हैं हीट वेव कंडीशंस में या कोल्ड वेव कंडीशंस में।
सो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा असर पुअर पीपल के ऊपर होता है, पुअर कंट्रीज के ऊपर होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज का इकोनॉमी भी इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। और अब इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, और वो है, मैं राखी कलकत्ता से बोल रही हूँ। क्वेश्चन है, भारत में जलवायु परिवर्तन को कैसे कम किया जा सकता है? भारत में जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए दो तरीका होता है। एक होता है कि पॉलिसी लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल पॉलिसी को एडॉप्ट करते हुए, जैसे हमारा गवर्नमेंट का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का 10 पॉइंट एक्शन प्लान है, इसको लागू किया जा रहा है। और नेशनल लेवल पे होते हुए अभी स्टेट लेवल पे स्टेट एक्शन प्लान बन रहा है, और स्टेट क्लाइमेट चेंज सेल भी बन रहा है। नेशनल लेवल पे भी ऐसे इंस्टीट्यूट है, मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंस में एक सेंटर है कि जो कि सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च पुणे में स्थापित है। मगर इसमें 3 एस्पेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का। एक होता है साइंस पार्ट, मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंस पार्ट देता है, मैंने बताते हैं कि डिटेक्शन क्या हुआ है, एक्चुअली क्लाइमेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसका वजह क्या है, वो एट्रीब्यूशन हो गया, डिटेक्शन एंड एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट होता है कि एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको कैसे एडाप्ट किया जाए। जैसे कि हमारा, जैसे फार्मर्स की बात कर रहा था, फिशरमैन की बात कर रहा था, कि ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था, उनका कोई इकोनॉमिक लॉस ना हो। जैसे हम अभी मूव कर रहे हैं कन्वेंशनल एनर्जी टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी वजह से जो लोग कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग डिपेंडेंट करते हैं, उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, उनका लाइवलीहुड अफेक्टेड होगा। उनको कैसे हम अडाप्ट करें विथ चेंजिंग सिनेरियो, रिन्यूएबल एनर्जी जब आ रहे हैं, कैसे उनको अल्टरनेट लाइवलीहुड मिले, ये सब होता है एडाप्टेशन। कैसे हम अडाप्ट कर ले जिसकी वजह से हमारा जो एक्सट्रीम वेदर आ रहे हैं इसकी वजह से कोई नुकसान ना हो, इसलिए अर्ली वार्निंग को इम्प्रूव किया जाए, प्रिपेयरनेस को इम्प्रूव किया जाए, प्लानिंग एंड मिटिगेशन प्रिवेंशन मैकेनिज्म को भी इम्प्रूव किया जाए। सिमिलरली जो सोशो इकोनॉमिक सेक्टर है, इसमें हमारा ऐसे अडाप्ट किए जाए टेक्नोलॉजी को, जैसे कि जो लॉस होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसको मिनिमाइज किया जाए और हमारा जो प्रगति का पथ है इसको जारी किया जाए। और होता है मिटिगेशंस। सो एडाप्टेशन एंड मिटिगेशंस ये सभी भी गवर्नमेंट लेवल पे लिया जा रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोडल एजेंसी है, और सभी मिनिस्ट्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी आ चुके हैं, इसको भी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी अडाप्ट किया गया है। और दूसरा होता है कि पर्सनल लेवल पे, जैसे एज ए ह्यूमन बींग मुझे पता है कि क्या क्या ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ कहाँ से निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि जो इंडस्ट्री में कोई करना चाहता हूँ, कोई फैक्ट्री में करना चाहता हूँ, एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मेरे से कोई ग्रीन हाउस गैस न जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और मैं एक इंडिविजुअल फैमिली वाला हूँ, मैं ये देखना चाहूँगा कि मैं पॉलीथीन यूज़ ना करूँ। पॉलीथीन यूज करने से हमारा ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं है, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा जाता है एटमॉस्फेयर को, मैं ऐसे कुछ काम ना करूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट है, मुझे पता है कि मैं गाड़ी में ज़्यादा जाता हूँ तो इसका यूज होता है और ज़्यादा ऑयल कंजप्शन होता है और पावर कंजप्शन होता है, इसकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होता है। इसमें इसको कम कर सकता हूँ वॉकिंग पे कि साइकिलिंग पे। सिमिलरली जो खाना है, हमारा जो फूड्स है, इसको भी मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट मेरा कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी आजकल आप इंटरनेट में जाएंगे, अपने आप कार्बन फुटप्रिंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट कितना आप समाज को दे रहे हैं। सो इसको आप रेगुलरली मॉनिटर करें, जो इंडिविजुअल स्तर पे हम इसको मिनिमाइज करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम सब एक अभिमन्यु जैसे हैं। अभिमन्यु को पता था कि वो चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, और इसको आने का उनको पता नहीं था। हम लोग को पता है, मगर अभिमन्यु जैसे हम नहीं, अभिमन्यु को पता था और हम लोग को पता है कि क्या क्या सोर्सेस होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, कैसे हम लोग जानबूझकर इसको यूज कर रहे हैं कि और सभी गैस निकल रहे हैं, मगर इसका कोई निवारण के लिए हम पदक्षेप नहीं ले रहे हैं। मैं यही आग्रह करूंगा कि हम व्यक्ति विशेष पे भी ऐसे कदम उठाएं जैसे हम एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस रिलीज को रोक सकें, और जो सिंक है इसको भी हम कंजर्व करके रखें। और आइए अब सुनते हैं फैक्ट फाइल। पराली जलाने की समस्या और समाधान। पराली जलाने से पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसल अवशेषों के जलने से लगभग 149 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, 9 मिलियन टन से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड, 0.25 मिलियन टन सल्फर ऑक्साइड, 1.28 मिलियन टन पार्टिकुलेट मैटर निकलता है और 0.07 मिलियन टन ब्लैक कार्बन। स्पष्ट रूप से ये बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है। पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये मिट्टी के पोषक तत्वों को नष्ट कर उसे कम उपजाऊ बनाता है। जलने के दौरान उत्पन्न गर्मी बैक्टीरिया और कवक की आबादी को मार देती है, जो उपजाऊ मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण है।
पराली जलाने से दुश्मन कीटों में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जलाने के दौरान हवा में मौजूद कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इन जीवों के नुकसान से कीटों में वृद्धि होती है, बदले में फसलों में बीमारियां बढ़ती हैं। पराली जलाने का एक और दुष्परिणाम है पराली से धन की हानि। पराली को गाय के गोबर और कुछ प्राकृतिक एंजाइमों के साथ मिलाकर उच्च श्रेणी की जैविक खाद तैयार की जा सकती है। पराली जलाने की समस्या के कुछ समाधान किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित करता है और फसल अवशेषों के लिए आर्थिक मूल्य प्रदान करना है। पराली को चारे या जैविक में परिवर्तित किया जा सकता है। उर्वरक या ईंधन किसानों को जल्दी धान के लिए जाने के लिए प्रोत्साहित करें। वैकल्पिक फसलें बोएं और उन्हें धान से मक्का, फल, सब्जियां और कपास में स्थानांतरित करें। किसानों को पराली हटाने के लिए हैप्पी सीडर मशीन के लिए सरकार को रियायती दर देनी चाहिए। पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाएं। किसानों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और आकर्षक विकल्पों की पेशकश करने की आवश्यकता है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने सुझाव दिया है कि कोई भी राइस बायोपार्क स्थापित कर सकता है, जहां किसान पराली को कागज, कार्डबोर्ड और पशु चारा सहित उत्पादों में परिवर्तित कर सकते हैं। फैक्टफेल के बाद दोस्तों हम इस कार्यक्रम से इजाज़त लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमारा अगला विषय होगा फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, और इस विषय पर आपको जानकारी हमारे एक्सपर्ट देंगे। आप इससे जुड़ी कुछ बातें, सवाल कुछ भी पूछना चाहें तो 9289094044 या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। अब मुझे, विनीता को और हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को दें इजाज़त।